हेलो, मैं होम साइंस स्टूडेंट। तो मैंने आप लोगों को कल जो है कोशिका के बारे में बताया था। तो मैंने आप लोग को इतना बताया था कि कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की है, कोशिका सबसे लंबी कोशिका कहाँ होती है, सबसे छोटी कोशिका कहाँ होती है, कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है। उसके अलावा मैंने आपके कोशिका के अंग के बारे में बताया था। कोशिका के अंग में आपको मैंने कोशिका भित्ति बताई थी, जो कि पौधों में पाई जाती है। उसके साथ में मैंने आपको कोशिका कला बताया था जो जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाई जाती है। मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया था जो जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में ही आपको मैंने बताया था कि आप माइटोकॉन्ड्रिया को गोल्जी काय के साथ में पढ़िएगा। उसके साथ में मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स को मैंने बताया था कि प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, उसको मैंने राइबोसोम्स को मैंने बोला था कि आप जो है इसको राइबोसोम्स को आप अंतःप्रवृत्ति जालिका के साथ में पढ़िएगा, क्योंकि राइबोसोम्स उसी में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जीवद्रव्य केंद्रक और जीवद्रव्य केंद्रक, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और सिलिया, फेजला और कोशिका के अन्य भी बहुत से भाग के बारे में बताया था। ठीक है। तो मैंने आप लोग को जब केंद्रक बताया था तो मैंने ये बताया था कि केंद्रक जो होता है वो हमारे कोशिका के सभी अंग को कंट्रोल करता है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसी केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो मैंने आपसे ये बोला था कि क्रोमोसोम्स का याद रखिएगा, उसके आगे मैं आपको क्रोमोसोम्स पढ़ाऊँगी। तो जब आपने ये देखा था कि जो कोशिका है, कोशिका में केंद्रक पाया गया और इसी केंद्रक में आपके क्रोमोसोम पाए गए हैं। तो आप क्रोमोसोम्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। ठीक है। इनकी संख्या 46 होती है। ये जोड़े में पाए जाते हैं, जो 23 के जोड़े में होते हैं। ठीक। इन्हीं क्रोमोसोम्स में डीएनए, आरएनए और जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है। आपके जो क्रोमोसोम्स है इसकी खोज की थी वेल्डियर ने। इसके खोजकर्ता कौन से थे? वेल्डियर ने। तो जहाँ पे आपका केंद्रक होएगा तो उससे आप जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आसानी से पता लगा लेंगे, क्योंकि अगर आपके केंद्रक है वहाँ पे तो केंद्रक में आपका डीएनए होएगा, आरएनए होगा, जीन्स होएगा, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देने का कार्य करते हैं। ठीक है। किसी भी बच्चे की जो आनुवंशिक गुण हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, इनकी जांच करने के लिए डीएनए, आरएनए इनके माध्यम से ही केंद्रक में जो डीएनए, आरएनए होते हैं इनके माध्यम से ही जांच की जाती है। ठीक है। तो क्रोमोसोम्स की खोज आपके वेल्डियर ने की है। तो पुरुष और महिला, पुरुष में जो होते हैं 44 + 2, यानी कि ये ऐसे पहले तो 46 होते हैं। 46 जो होते हैं वो 23 के जोड़े में होते हैं। और उसके बाद में जो ये पुरुष और स्त्री में पाए जाते हैं 44 + 2 के आधार पे पाए जाते हैं। इसमें जो 44 होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और जो 2 होते हैं उन्हें ऑलोसोम कहते हैं। जो 44 होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और जो 2 होते हैं वो ऑलोसोम कहलाते हैं। जो इसमें जब क्रोमोसोम्स XY मिलता है तो स्त्री में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX ही पाए जाते हैं। ठीक है। तो जब कभी X से X मिल जाता है तो बेटी हो जाती है, और जब कभी X में Y मिल जाता है तो बेटा हो जाता है। ठीक है। तो जो बच्चे के जो लिंग का निर्धारण है वो इन्हीं क्रोमोसोम्स के आधार पे होता है। जब XX क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं तो आपकी बेटी होएगी, और जब XY क्रोमोसोम्स मिलेंगे तो वो आपके बेटा होएगा। ठीक है। तो कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने यहाँ पे देखा कि महिला में 44 हो गए आपके ऑटोसोम और 2 हो गए आपके ऑलोसोम्स। ठीक है। तो ये X था महिला का और इसमें Y आके मिल गया तो ये हो गया लड़का। ठीक है। अब यही आपका X + X आके मिल जाएगा तो ये हो जाएगा आपकी बेटी। ठीक है। तो जब लड़की होती है तो X आके मिलते हैं, स्त्री का X क्रोमोसोम और पुरुष का X क्रोमोसोम मिलता है। लेकिन जब कभी स्त्री में तो X ही होते हैं, स्त्री में जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं वो X ही होते हैं। ठीक है। गुणसूत्र जो होते हैं। और जब कभी पुरुष का XY आके मिल जाता है तो बेटा हो जाता है। इसीलिए लिंग का जो निर्धारण होता है वो पुरुष के आधार पे होता है। ठीक है। उसके बाद में आप देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होती है इसकी खोज मैंने आपको बता दिया कि इसकी खोज आपके वेल्डियर ने की थी। प्रथम अवलोकन जो किया था वो जो अब इसी क्रोमोसोम्स में, ये देखिए क्रोमोसोम्स इस तरीके का होता है। जब इस क्रोमोसोम्स के इस तरीके से खींचा, मतलब इस तरीके से जब देखा जाता है तो इसी क्रोमोसोम में आपके डीएनए पाया जाता है, और इसको जब और बारीकी से देखा जाता है तो इसी डीएनए में आपके आरएनए और जीन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो जो आपके डीएनए है, डीएनए का प्रथम अवलोकन किया था कार्लसबर्ग ने, और इसके खोजकर्ता थे वाटसन, किक्स।
फर्स्ट इस किसने डीएनए का प्रथम अवलोकन किया था कार्लसबर्ग ने, और इसके खोजकर्ता थे वाटसन किक्स। आपने देखा कि जो क्रोमोसोम्स थे उसकी खोज की थी वेल्डियर ने, ठीक है। उसके बाद डीएनए की खोज की थी आपके किसने, खोजकर्ता थे इनके, डीएनए की खोजकर्ता थे आपके वाटसन किक्स, और पहली बार जो देखा था वो कार्लसबर्ग ने देखा था। उसके बाद आप देख ऐसे 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 इस जब आप देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम्स है, इसको जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाएगा तो इसमें ऐसे ऐसे डबल हेलिक्स वाली संरचना दिखाई देगी। ये जो आपके डबल हेलिक्स की संरचना होती है वही हमारा डीएनए होता है। क्या होता है ये, इस तरीके से आप जो देख रहे हैं ये डबल हेलिक्स की जो संरचना होती है वो हमारा डीएनए होता है। इसके अलावा जब ये सिंगल हेलिक्स की संरचना होती है इस तरीके से, तो ये हमारा आरएनए होता है। तो आरएनए की एक सिंगल संरचना होती है, और जबकि जो डबल हेलिक्स संरचना होती है वो डीएनए की होती है। जब डीएनए को और बारीकी से देखा जाता है तो इसी डीएनए में आरएनए और जीन्स भी पाए जाते हैं। तो जीन्स की खोज की है जोहानसन ने, ठीक है। तो आपका हो गया क्रोमोसोम्स की खोज की वेल्डियर ने, और आपके डीएनए की खोज की है वाटसन एंड किक्स ने। प्रथम अवलोकन किया है कार्लसबर्ग में, कभी कभी प्रथम अवलोकन भी पूछ लेता है। इसके साथ साथ जीन्स की खोज की है जोहानसन ने, ठीक है। अब आप जो ये क्रोमोसोम देख रहे हैं इसको जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाएगा तो इसमें डबल हेलिक्स की संरचना दिखाई देगी। ये डबल हेलिक्स की जो संरचना दिखाई दे रही है इसमें ये ऐसे ऐसे इस तरीके की भी संरचनाएं दिखाई देती हैं, ऐसे ऐसे करके इस तरीके की जो संरचना, ये देखिए इस तरीके की भी संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो ये आपके होते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं, ये जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ये जो डबल हेलिक्स की संरचना होती है न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई होती है, ठीक है। इनमें 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे नाइट्रोजन बेस क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, तो इसको जो जोड़ने का कार्य करता है ये न्यूक्लियोटाइड से ये बने हुए होते हैं, और नाइट्रोजन बेस इसको आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो आप इसको इस तरीके से ATGC इस तरीके से याद कर लेंगे कि ये 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड से बने हुए जो आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं जब इसमें डीएनए में ये 4 प्रकार के होते हैं, वो होते हैं ATGC। एडेनिन मिलता है थाइमीन से, गुआनिन मिलता है साइटोसिन से। ए से हुआ एडेनिन, टी से हुआ थाइमीन, और जी से हुआ गुआनिन, और से हुआ साइटोसिन। तो जब ए मिलता है टी से, एडेनिन मिला थाइमीन से, जी मिला साइटोसिन से, तो आपका क्या बना, आपका बना डीएनए। क्या बना, डीएनए। इसके अलावा जब आपका ए मिला, बस आपका जो आरएनए होता है इसमें अंतर सिर्फ इतना होता है, सब कुछ सेम रहता है। AGC एकदम सेम रहता है। ए से एडेनिन ही होता है, जो इसमें जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि आरएनए जो होता है इसमें AGC सेम होता है। बस इसमें टी थाइमीन हट के आपका यूरेसिल हो जाता है। तो इसमें जब डीएनए की संरचना बनेगी तो उसमें जो नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ेंगे 4, वो एडेनिन जुड़ेगा थाइमीन से, गुआनिन जुड़ेगा साइटोसिन से। जबकि जो आरएनए में 4 नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ेंगे वो आपके एडेनिन जुड़ेगा यूरेसिल से, और गुआनिन जुड़ेगा साइटोसिन में। बाकी इसमें डीएनए और आरएनए में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इतना है कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स की संरचना है, और आरएनए आपकी सिंगल हेलिक्स की संरचना है। और जो इसमें आरएनए में जब आपका एडेनिन जुड़ता है तो वो यूरेसिल से जुड़ता है, और इसमें एडेनिन आपके थाइमीन से जुड़ेगा। बाकी आपका डीएनए और आरएनए बिल्कुल सेम ही होता है, ठीक है। बस आरएनए में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और बाकी ये सिंगल हेलिक्स की संरचना होती है। अतः आरएनए जो है बहुत जल्दी से अपना, अभी आगे दिखाते हैं। आरएनए जो है इसी के लिए आरएनए अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी से दे देते हैं। देखिए आरएनए जो हमारा होता है वो वायरस में पाया जाता है। जो छोटे छोटे वायरस होते हैं जिनको हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखते हैं, तो वो जो वायरस होते हैं उसमें आरएनए पाया जाता है। अब आरएनए को बनने में क्या लगता है, बस इतना लगा कि आपका एडेनिन जुड़ गया यूरेसिल से, गुआनिन जुड़ गया साइटोसिन से। तो जब ये चारों आपस में नाइट्रोजन बेस जुड़ गए तो आपका बन गया आरएनए। और ये एक सिंगल हेलिक्स की संरचना है, तो इसे बनने में बहुत टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो आरएनए जो है वायरस में पाया जाता है, और ये अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी देकर जल्दी से वायरस बना देते हैं। तो आपने देखा है कि जो मनुष्य का निर्माण होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि डीएनए, आरएनए, जीन्स इसमें
सब चीज़ें सारे प्रोसेस होते हैं। तो जो इसके अलावा जो वायरस होते हैं वो वायरस हुए जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखने वाले सूक्ष्म जीव हुए, तो उनका निर्माण ना बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से देते हैं। और उसमें इतनी प्रक्रियाएँ भी नहीं होती हैं कि इन प्रक्रियाओं को होने में बहुत टाइम लगे। बस उसमें जो आरएनए होती है वो सिंगल हेलिक्स की संरचना होती है, और उसमें जो आपका जो यहाँ पे दिखाया कि मैंने यूरेसिल हो जाता है, थायमिन हट के यूरेसिल हो जाता है डीएनए की जगह, और बस आपका आरएनए बन के तैयार हो जाता है। तो आरएनए जो होता है वो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देकर बहुत जल्दी से अपना वायरस बना लेता है। तो जो आरएनए जो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जल्दी से देकर नए वायरस बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को रिपब्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने सुना होगा ना कि जैसे मार्केट में नई बुक छपी तो उसको पब्लिकेशन, वो पब्लिक में आ गई तो वो पब्लिकेशन हो गया। तो इसी प्रकार से आरएनए के द्वारा नया वायरस बना, नए वायरस की उत्पत्ति हुई, तो वो आपकी प्रक्रिया रिपब्लिकेशन कहलाई। ठीक है। जो फल और सब्जियां होती हैं उनके डीएनए में परिवर्तन कर दिया जाता है, तब नई फल सब्जियां बनाई जाती है। इसे जेनेटिक मॉडिफाई कहते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट में पहले हमेशा बैंगनी कलर का बैंगन आता था। ठीक है। अब सफ़ेद भी आता है, अलग अलग तरीके की चीज़ सब्जियां आती हैं। पहले लौकी का साइज इतना होता था। तो इसमें जो है आप क्या किया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ फल सब्जियों में इंजेक्शन लगाकर उनके डीएनए और आरएनए में परिवर्तन कर दिया उनके डीएनए में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे जो एक सब्जी से एक नई सब्जी की उत्पत्ति हो जाती है। नई एक पुरानी सब्जी से एक नई सब्जी बन जाती है, उसे जेनेटिक मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने देखा था कि आपके यही केंद्रक में क्रोमोसोम पाया गया था। इसी क्रोमोसोम्स में आपके डीएनए और आरएनए पाया गया था। ठीक है। तो डीएनए को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्या डी से डीएनए, तो ये आपका जो ये डीएनए हुआ तो ये डाई न्यूक्लिक एसिड हुआ। आरएनए ये राइबो न्यूक्लिक एसिड हुआ। तो ये डी से जो हुआ डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हुआ, और ये डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हुआ, और ये आर से हो गया आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपसे अगर पूछा जाए कि केंद्रक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 2 होते हैं। कहाँ पे होते हैं? वो आपके क्रोमोसोम्स में होते हैं। क्रोमोसोम्स कहाँ पे होता है? वो आपके केंद्रक में होता है। ठीक है। केंद्रक कहाँ पे होता है? वो आपकी कोशिका में होता है। तो कोशिका में पाया गया आपका केंद्रक में पाया गया आपके क्रोमोसोम्स में पाया गया आपके डीएनए, आरएनए और जीन्स। ठीक है। तो केंद्रक अम्ल के कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के हुए। एक हुआ डीएनए डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा हुआ आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। उसके बाद में आप देखते हैं कि हमने आपको अभी बताया था कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ठीक। तो जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो वो पॉली हो जाएगा। पॉली शब्द कब लगता है? जब बहुत से अणु आपस में मिल रहे होते हैं। तो यहाँ डीएनए में भी न्यूक्लियोटाइड के बहुत से अणु आपस में मिल रहे हैं, इसीलिए ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। ठीक है। तो डीएनए की संरचना कैसी होती है? उसमें न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, और उसमें मिनरल्स में उसमें आपका फॉस्फेट पाया जाता है। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ। तो डीएनए में आपका न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है और साथ में आपका फॉस्फेट पाया जाता है। जब आपसे कोई खनिज की बात पूछे तो इसमें आपका फॉस्फेट पाया गया और आपका जो न्यूक्लियोटाइड है वो पाया गया। तो न्यूक्लियोटाइड में जो है आपकी इसमें जो शुगर पाई जाती है वो डाई ऑक्सी राइबो शुगर होती है, और इसके साथ में नाइट्रोजन क्षार, जिसे मैंने अभी आपको नाइट्रोजन बेस बताया था कि ये न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं और ये 4 नाइट्रोजन बेस से आपस में जुड़े होते हैं। ये देखिए, यही 4 नाइट्रोजन बेस हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। तो इसमें जो डीएनए होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट मिलकर डीएनए का निर्माण करता है। इसी न्यूक्लियोटाइड में आपकी जो शुगर पाई जाती है डाई ऑक्सी राइबोस शुगर पाई जाती है, साथ में आपका नाइट्रोजन क्षार या फिर नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं? ये नाइट्रोजन बेस 4 होते हैं। एडनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है। एडनिन जुड़ता है थायमिन से, ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से, और इस तरीके से आपका बन जाता है डीएनए। ठीक है। इसको मैं एक बार से और बता दे रही हूँ। जो आपका डीएनए होता है वो अनेक न्यूक्लियोटाइड के अणुओं से मिलकर बनता है, इसलिए उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है। तो जो ये न्यूक्लियोटाइड होता है तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट से मिलकर बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड में आपकी डाई ऑक्सी राइबोस शुगर आ गई। इसमें कौन सी शुगर पाई जाती है? डाई ऑक्सी राइबोस शुगर, और इसके साथ में आपके नाइट्रोजन बेस आ गए या फिर नाइट्रोजन क्षार आ गए। क्षार भी बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं। हिंदी में क्षार हो गया, इंग्लिश में बेस हो गया।
उसके बाद कितने नाइट्रोजन क्षार मिलके आपका डीएनए बनाते हैं, तो 4 नाइट्रोजन क्षार मिलके आपका डीएनए बनाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ATGC। ATGC ऐसे मुंह से ही याद रखिए। उसके साथ ए आपका जुड़ेगा थाइमिन से, जी जुड़ेगा आपका साइटोसिन से। अब आपको अगर मान लीजिए आपको इसी डीएनए पे आपको आरएनए बनाना है, तो इसमें आरएनए में क्या हो जाएगा, आपकी जो ये शुगर है वो बदल जाएगी। तो शुगर में आपकी क्या हो जाएगी, इसमें डाईऑक्सी राइबोस शुगर की जगह केवल राइबोस शुगर हो जाएगा। अगर आपको आरएनए बनाना है, तो आरएनए के निर्माण के लिए ये जो आपकी डाईऑक्सी राइबोस शुगर है, तो डाईऑक्सी हट के केवल राइबोस शुगर हो जाएगी। और नाइट्रोजन क्षार में आपका क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि एडनिन जुड़ा थाइमिन से, ग्वानिन जुड़ा साइटोसिन से, तो ये तो बन गया डीएनए। और जब एडनिन जुड़ेगा यूरेसिल से और ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन से, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसमें आरएनए में जो शुगर है वो केवल राइबोस शुगर हो जाएगी। उसके साथ साथ में आपके यहाँ पे थाइमिन की जगह पे आपका यूरेसिल हो जाएगा। तो वो आपका बन जाएगा क्या, वो आरएनए के निर्माण में खाली इतना ही अंतर आएगा कि आपका डाईऑक्सी राइबोस शुगर हटके केवल राइबोस शुगर हो जाएगी। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन क्षार में आपका थाइमिन है, ये थाइमिन हटके यूरेसिल हो जाएगा। बाकी और डीएनए में डबल हेलिक्स संरचना होगी और उसमें आरएनए में सिंगल हेलिक्स संरचना होगी। बाकी डीएनए और आरएनए में और कोई अंतर नहीं है। उसके बाद आई होप आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आया आरएनए। आरएनए क्या होता है, आरएनए के 3 प्रकार होता है। एक होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है ट्रांसफ़र आरएनए, तीसरा होता है आरआरएनए। तो जो मैसेंजर आरएनए होता है उसका कार्य क्या होता है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें जो हम प्रोटीन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन जाकर अमीनो एसिड में टूटती है, ठीक है। तो ये जो है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर का क्या कार्य क्या होता है, किसी को मैसेज देना या पता लगाना, ठीक है, कि मैसेज क्या है। तो ये जो मैसेंजर आरएनए होते हैं यह ये पता लगाते हैं कि हमारे भोजन में कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, मतलब जो भी हमने भोजन ग्रहण किया है तो उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड उपस्थित हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए हो गया। तो जो ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं उसका कार्य होता है कि जो भोजन मैसेंजर आरएनए ने आपके मैसेंजर आरएनए ने अमीनो एसिड का पता लगाया। ट्रांसफ़र आरएनए का मुख्य कार्य हुआ कि ये अमीनो एसिड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर गए। ये भोजन के अमीनो एसिड को ले जाने का कार्य करते हैं, मतलब शरीर में जहाँ पर अमीनो एसिड को ले जाना है वहाँ पे अमीनो एसिड को ले जाने का कार्य करते हैं। तो ये मैसेंजर आरएनए ने अमीनो एसिड का पता लगाया, इन्होंने अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र करने का कार्य किया, यानी कि ले जाने का कार्य किया। और आरआरएनए ने क्या किया, राइबोसोम्स, ये हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए अभी मैंने आपको आगे पढ़ाया, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आरएनए का वो ये जो आर हुआ ये राइबोसोम्स हुआ। ये राइबोसोम्स मैंने उस दिन आपको बताया था कि राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, मैंने बताया था प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहलाता है। उसी प्रकार से इसने क्या किया, ये आरएनए ने आवश्यक अमीनो अम्ल को लेकर प्रोटीन का निर्माण कर दिया। तो इसने क्या किया, इसने भोजन में जो हमने प्रोटीन ग्रहण की उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड है इसका पता लगाया। इसने क्या किया, प्रोटीन में जो भी अमीनो एसिड थे उनको ले जाने का कार्य किया। उसके बाद में आरआरएनए ने यानी राइबोसोम्स आरएनए ने जो आवश्यक अमीनो अम्ल थे उनको लेकर प्रोटीन का निर्माण किया, ठीक है। तो वो प्रोटीन से क्या हुआ, प्रोटीन से हुआ शरीर का वृद्धि, शरीर का विकास, शरीर के ऊतकों की मरम्मत, टूट फूट की कोशिकाओं की मरम्मत। उसके बाद मैं प्रोटीन का तो आपको तब बताऊंगी जब प्रोटीन के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो उस प्रकार से आपके शरीर में 20 आवश्यक अमीनो एसिड जो आपके शरीर में 10 आवश्यक अमीनो एसिड थे और 10 आपको लेने पड़े। तो इस प्रकार से 20 अमीनो एसिड ने मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण कर दिया, ठीक है। 10 और 10 यानी कि 20 अमीनो एसिड ने मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने ये आरएनए को देख लिया कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एक मैसेंजर आरएनए, दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए, तीसरा आरआरएनए। मैसेंजर आरएनए ने वो अमीनो एसिड का पता लगाया, ट्रांसफ़र आरएनए ने वो अमीनो एसिड को ले जाने का कार्य किया, और आरआरएनए ने राइबोसोम्स ने मिलकर इसमें प्रोटीन का निर्माण कर दिया, ठीक है। उसके बाद 10 और 10 अमीनो एसिड ने मिलकर एक प्रोटीन बना दी। अब जो हमने आपको अभी क्रोमोसोम्स बताया था उसमें हमने स्टार्टिंग में बताया था कि क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 46, ठीक है।
मान लीजिए कभी कभी जब बच्चा होता है तो उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या घट और बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? घट और बढ़ जाती है। कभी ऐसा होता है कि क्रोमोसोम्स केवल 45 ही हो जाते हैं। अब कभी होता है कि क्रोमोसोम्स की संख्या 46 47 हो जाती है। 46 है तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर 45 और 47 हो गया तो इस प्रक्रिया को हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंड्रोम। तो ये आपका आया टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? ये जो है महिलाओं में, जब महिलाओं में गुणसूत्र की संख्या केवल 45 होती है, महिला जिस मतलब जो महिला होती है उसमें गुणसूत्र की संख्या जब 45 रह जाती है तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है, वो महिला जो होती है, पहली बात तो जो महिला होती है वो बांझपन का शिकार हो जाती है, या अर्थात कभी भी माँ नहीं बन पाती है। और दूसरे साथ साथ उसका शारीरिक विकास भी घट जाता है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम जो होता है उसमें वो पुरुषों में पाया जाता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या आपकी 47 रह जाती है। इससे पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। नपुंसकता यानी कि वो कभी भी पिता नहीं बन पाते हैं, ठीक है। बांझपन यानी इसमें जो टर्नर सिंड्रोम है महिलाओं में हो जाता है। इसमें महिलाओं में गुणसूत्र की संख्या केवल 45 रह जाती है और महिलाएं मां नहीं बन पाती हैं। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है यानी बढ़ जाती है, जिससे पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ये स्त्री पुरुष दोनों में हो सकते हैं। इसमें गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है कि दोनों के शरीर अत्यधिक बेडोल हो जाता है, देखने में बहुत ही भद्दा प्रतीत होता है। उसके साथ पीछे कुबर निकल आता है, उनके होंठ बहुत मोटे हो जाते हैं, चेहरा एकदम मंगोलिज्म जैसे चंद्रमा के जैसा चेहरा एकदम बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका पटाऊ सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। ये भी स्त्री पुरुष दोनों में पाया जाता है। तो आपने देखा कि ये भी स्त्री पुरुष दोनों में पाया जाता है। तो ये जो 47 वाला ये केवल पुरुष में, ये 45 वाला केवल महिला में, और ये वाला डाउन सिंड्रोम जो है हुआ ये 47 ये स्त्री पुरुष दोनों में। पटाऊ सिंड्रोम जो हुआ ये स्त्री पुरुष दोनों में हुआ। तो इसमें क्या होता है, जो पटाऊ सिंड्रोम होता है इसमें जो ऊपर के होंठ होते हैं वो आपके कट जाते हैं, ठीक है। अगर किसी क्रोमोसोम्स घटने बढ़ने की जगह, अगर मान लीजिए आपके शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 ही है, लेकिन मतलब ना घटी है ना बढ़ी है, ना 45 हुई है ना 47 हुई है, फिर भी यदि बच्चा किसी बीमारी से पीड़ित है या अफेक्टेड है, किसी बीमारी से अफेक्टेड है, तो वह जो बीमारी होती है वो या वंशानुगति होती है, यानी कि वह वंश के अनुसार चली आती है, ठीक है। मान लीजिए आपके गुणसूत्रों की संख्या 46 है, फिर भी बच्चा किसी बीमारी से ग्रसित है तो वह आनुवांशिक बीमारी कहलाएगी। उसके साथ साथ जब क्रोमोसोम की संख्या 45 और 47 हो जाती है, मतलब कि क्रोमोसोम्स की संख्या कभी घट गई है कभी बढ़ गई है, 46 नहीं है, 46 नहीं है तो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। 46 है तो नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल भी है तो अगर कोई बीमारी से इफेक्टेड है तो वह आनुवांशिक बीमारी हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अभी क्रोमोसोम की संख्या 45 और 47 हो गई है, उसका अभी तक की कोई ठोस कारण नहीं मिल पाया, जिस कारण इस प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो मैंने उस दिन आप लोग को कोशिका के बारे में बताया था, आज मैंने आप लोग को क्रोमोसोम्स के बारे में बताया कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, जोड़े में 23 होते हैं। इसकी खोज वेल्डियर ने की थी। और इसके साथ में आपको मैंने डीएनए और आरएनए के बारे में बताया कि डीएनए को किसने खोजा था, आरएनए क्या होते हैं। डीएनए जो है डबल हेलिक्स की संरचना होते हैं, उसमें एटीजीसी होता है, उसमें जो थाइमिन है वो आप हट के आपका यूरेसिल हो जाएगी, और आरएनए सिंगल हेलिक्स की संरचना होती है। उसके बाद में आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम्स आरएनए। उसके बाद आपको मैंने ये भी बताया कि क्रोमोसोम्स के घटने और बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका कोशिका का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हाँ, अभी इतना बस रह गया है कि जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के माध्यम से हम आपको अगले वीडियो में ये चीज़ें समझा देंगे कि किस में केंद्रक है, किस में नहीं है, किस में माइटोकॉन्ड्रिया है, किस में नहीं है, किस में राइबोसोम्स है, किस में नहीं है। तो इसको हम एक गोले के माध्यम से आपको बहुत ईजी वे में आपको समझा देंगे, ठीक है। मेरा आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके ज़रूर उसको लाइक करिएगा, और अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे जो कमेंट है उसमें मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।